आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां के दलसीसराय में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर के दलसीसराय से, जहां भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, वीडियो सामने आया है और वायरल वीडियो लहेरिया बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर भूमि विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी डंडे से धुनाई की है। फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं जहां भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, और समस्तीपुर से खबर जहां लाठी डंडे चल रहे हैं और बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जमीन को लेकर विवाद था और इस विवाद ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि पिटाई शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे और यह वीडियो इन दोनों वायरल है। और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, अपडेट बताएं। जी, ये लहरिया बाजार दलसीसराय की घटना है, जहां पे मोहम्मद रजी और उनके छोटे भाई के बीच जमीन को लेकर के विवाद था और उसी को लेकर के मारपीट हुई और छोटे भाई के साथ जमकर पूरे परिवार के साथ, मोहम्मद रजी के पूरे परिवार के साथ मिलकर उसके साथ पिटाई की। हालांकि इस मामले में सामाजिक स्तर पर सुलझाने की बात कही जा रही है और इसी आश्वासन पर अब तक मामला थाना तक नहीं पहुंचा है। जब मारपीट की घटना के बाद समाज के लोग एकत्रित हुए, उनके द्वारा कहा गया पूरे मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले में सामाजिक स्तर पर पहल हो रही है, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और मधुबनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां नरहिया ओपी में लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने घर में आग लगा दी। दरअसल चोर घर का मेन गेट खोलना चाह रहे थे, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तब उन्होंने उसमें आग लगा दी। गनीमत यह रही कि पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद बदमाश फरार हो गए। चोरों की पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पुलिस को देखकर बदमाश भागे हैं। अमित रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या हुआ? चोरों का क्या पता लगा पाई है पुलिस? विवेक, ये फिलहाल अभी तो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अज्ञात बदमाश हैं, तो ऐसे पुलिस की छानबीन चल रही है और बताया जा रहा है कि कुछ संदेह के आधार पर एक दो लोगों को कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। लेकिन ये मामला काफी संगीन है, क्योंकि हाल ही में अभी दरभंगा में एक इस तरह की घटना हुई थी और फिर उसके बाद मधुबनी में घर के दरवाजे में से आग लगाने की आगजनी की एक घटना काफी दिल दहलाने वाली है। ऐसे किसी तरह की अभी कोई जनहानि या जख्मी होने की बात नहीं है, लेकिन लोग काफी दहशत में हैं। और जो पीड़ित हैं वो सुपौल में ये मतलब डिपार्टमेंट है, उसमें वो जूनियर इंजीनियर हैं और अपने वो दंपति उस समय घर के अंदर थे और बताया जा रहा है कि रात में आंगन के रास्ते दो बदमाश अंदर घुसे थे और फिर वो अंदर जो बेडरूम का दरवाजा था वो पीट रहे थे, लेकिन जब गेट नहीं खोला गया तो उसके बाद आग लगाई गई और वो सीसीटीवी में वो घटना कैद भी हुई है। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बवाल मचा है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से शराब पीने वालों को एक शर्त पर जेल नहीं भेजे जाने के आदेश से नाराज विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष इसे शराबबंदी कानून की दिशा में उठाया गया कदम करार देने में जुटा है। विपक्ष का कहना है कि शराब पीने वाले तो किसी को फंसाने की भी नीयत से उनका नाम ले सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम शराब पीने वालों से कराना चाहती है। बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को लेकर के रोज नए नए अजीबोगरीब तालिबानी फरमान जारी कर रही है। कभी कहती है गुरुजी मधुशाला के बदले पाठशाला जाएंगे, कभी ड्रोन से शराब खोजा जाएगा, कभी हेलीकॉप्टर से खोजा जाएगा। भाई, अगर सरकार का शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है, अगर शासन और प्रशासन चाह ले तो एक बूंद भी बिहार में शराब की टपक नहीं सकता है। और यहाँ तो जो पी रहा है उससे पूछेंगे, यानी उनको जो है दिया जा रहा है शराब पीने का ऑफर दिया जा रहा है और उनकी जान की रक्षा कौन करेगा? जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो कह रहे जो शराब पिएंगे। तो जो शराब पिएंगे तो उन नशे में सही बात बताएंगे, किसी को फंसाने के लिए किसी का नाम ले सकते हैं। कार्रवाई के हिसाब से कोई नीतिगत फैसला लेती है, इसका स्वागत हर किसी को करना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि व्यवहारिक नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोगों ने कब कहा है कि कुछ व्यवहारिक है?
उनको तो शराबबंदी भी व्यवहारिक नहीं दिखती है। ये सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बड़ा रैकेट चल रहा है, बड़े बड़े माफिया तंत्र लगे हैं, उनकी जानकारी निकाल करके, चूंकि जो चिट्ठी जो है सूंघता है, चिट्ठी जो है पहुंच जाता है चीनी के पास, तो ये जो शराब पीने वाले हैं ये जानते हैं कि कहाँ मिलता है, और वो जो जहां से लेते हैं वो उनको पता है कि उसके आगे का तंत्र क्या है। तो वो सारे तंत्रों को पकड़ करके सरकार पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना चाहता है। शराब व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, बंद शौचालय की खबर पर सदन में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खबर के असर की बात, जहां बंद शौचालय को पर खबर चलाने पर सदन में चर्चा हुई। विधान परिषद में नगर विकास मंत्री ने जवाब दिया है। न्यूज़ 18 की तरफ से यह खबर दिखाई गई और इस आधार पर कार्रवाई होगी। इस खबर को जिसे दिखाया गया, और पटना में 200 से ज्यादा मॉड्यूलर शौचालय की हालत जो है बिल्कुल खराब है। आरजेडी के एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने उठाया मामला और खराब शौचालयों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर दोहराया है कि वो सदन में माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उस पर वो कायम है अपने बयान पर। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं, होगा तो होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। तो बचौल के इस बयान पर बीजेपी ने बचाव किया, वहीं विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा है। मांग रखेंगे और जब तक माफी नहीं मांगते हैं उनकी पार्टी के लोग, तब तक हम लोग इस मुद्दे पर कायम हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है और इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट्स शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा और करीब 12,000 भारतीयों के ने यूक्रेन से उन्हें लाया गया है और ये यूक्रेन में फंसे कुल भारतीयों का 60% है और बचे हुए 40% में आधे खार्किव में फंसे हैं, जिन्हें लाने की कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। इधर भारत सरकार की तरफ से बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें 13 एयर इंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी। जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट, कोसिक में स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट जाएगी। और आपको यह बताएं कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180, इंडिगो की 216 है और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है। यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है। भारतीय रेलवे ने यूक्रेन से लाए जा रहे छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रेल टिकट की बुकिंग करा पाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू कर दी गई है। IRCTC के टिकट बुकिंग केंद्र से यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आराम से अपने घर तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग करा पाएंगे।
तो यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को लगाया है। जनरल बीके सिंह पोलैंड में हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट में हैं, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। और इनके स्टाफ ने तो ऑपरेशन गंगा जारी है। पीएम ले रहे हैं पल पल की अपडेट। C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हुआ है, जो वहां पर फंसे हुए छात्र उन्हें लाने के लिए। छात्रों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कितने लोग फंसे हैं इस बात की जानकारी। और पोलैंड में वीके सिंह की ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर वो छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जारी लड़ाई के कारण भारी संख्या में बिहार के छात्र फंसे हैं, जिसमें पूर्णिया के 4 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसके कारण उनके परिजनों को उनके सुरक्षा की चिंता सता रही है। पूर्णिया के डीएम ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की, उनके परिजनों के सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया, साथ ही उनके परिजनों से धैर्य रखने की अपील की है। पूर्णिया डीएम ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए दूतावास से संपर्क कर छात्रों को हर संभव सहयोग करने की बात कही और परिजनों से उनके विषय में जानकारी देने का अनुरोध किया। यूक्रेन में जो अभी स्थिति है उसके आलोक में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे निवासी है जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए और जो उनका सेफ एग्जिट है उसके लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। बेगूसराय के चौराहे की रहने वाली पुष्पांजलि जैसे ही यूक्रेन से वापस अपने घर पहुंची, पूरे गांव में उत्सव सा माहौल हो गया और ग्रामीणों और परिजनों ने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। दरअसल एजुनी गांव निवासी पुष्पांजलि यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच यूक्रेन और रूस में युद्ध में वे अपने दोस्तों के साथ फंस गई। पुष्पांजलि सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ले रही हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। बस से रोमानिया एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, उसके बाद बाय हमें फूड प्रोवाइड किया गया, हर कुछ वहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ था बाय इंडियन गवर्नमेंट। एंड देन वहाँ से हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम बिहार आए एंड बिहार से हमें घर तक पहुँचाया। जहानाबाद राजा बाजार रेलवे अंडरपास लगभग 25 लाख की आबादी के लिए कोड बना हुआ है। जल और जल जमाव से निजात मिलता यहां नहीं दिखता। अंडरपास को लेकर अनशन, आंदोलन और पदयात्राएं हुई, फिर भी निर्माण भी हुआ, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पुल के नीचे जमा पानी, फंसे लोग और दूर तक जाम में वाहनों की कतार। ये कोई गली नहीं है, जहानाबाद और अरवल जिले को जोड़ने वाली NH है। सड़क रेलवे पुल के नीचे से गुजरती है। आजादी के पहले बना अंडरपास पतला था, तो एक और अंडरपास के जरिए जाम की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सामान्य दिनों में पानी जमा रहता है। बरसात में क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं। ऐसे में लोग एक बार फिर परेशान हैं। अरे पानी एकदम रहता है, एकदम पानी टाइम जाम, पब्लिक चढ़ के जा रहा है, इन्हें होने से दिक्कत ना हो रहा है, एकदम तनी दिक्कत नहीं है पब्लिक प्रशासन का। जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। डीएम के निर्देश पर पुल निर्माण निगम के द्वारा T आकार का पुल बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि 5 दशक तक आंदोलन के बाद अंडरपास बना, अब रेल ओवरब्रिज कब बनेगा भगवान जाने। काम चल रहा है, पानी वाला टंकी आता है, निकालता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी पानी कम होने का नाम नहीं लेता है और इसके लेकर के अक्सर गाड़ी वाले को भी तकलीफ होती है, गाड़ी बंद हो जाती है। उसके अंदर में जितने लोग व्यक्ति आते जाते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। परेशानी हुई तो एक और अंडरपास बनाया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, हर दिन लोगों की समस्या वैसे ही बनी हुई है। सरकारें बदल गई, शासन में सिस्टम में बैठे लोग बदल गए, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो नहीं बदली। अब देखना है कब तक लोग इस परेशानी से निजात पाते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। कटिहार में किसान दीदियां मखाने की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हसनगंज प्रखंड की आदिवासी टोला की महिलाएं पहले ताड़ी और देसी शराब बेचती थीं, लेकिन शराबबंदी के बाद रोजगार का संकट आया और अब जीविका के सहयोग से इलाके में मखाना की खेती हो रही है, मुनाफा कमा रही हैं महिलाएं। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने।
जीविका के माध्यम से सुदूर भारत की तस्वीर बदल रही है। कटिहार से एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आमतौर पर जो मखाना का खेती होता था ये इस इलाके में इसके कमान पुरुषों के हाथ में था, लेकिन अब जीविका के सहयोग से ये कमान ये महिलाएं संभाल ली है, जिससे न सिर्फ घर के हालात सुधर रहा है बल्कि खेत में भी एक नई क्रांति आ रहा है। लोग जीविका के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने से मेहनत करते हैं और मखाना का बिया अपने से लगा के फिर उखाड़ के एक हाथ की दूरी में लगाते हैं। पहले सभी दीदी शराब बेच के अपना घर चलाती थी, अब मखाना का खेती करती है और अपना घर चलाती है। जेंट्स लोग बहुत दबाव देते थे दीदी लोग को, अब दबाव नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देख पाएंगे कि ये एरिया में तार खजूर ज़्यादा होता है, तो अधिकांश दीदियाँ ताड़ी आदि के व्यवसाय से जुड़ी थी। जो जीविका में जुड़ने के बाद जब शराबबंदी लागू हुआ तो उनके बाद इनके जीविकोपार्जन को, चूँकि पहले उस काम में थी तो उधर से जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन में छोटी छोटी खेती करती थी। चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी है तो इन लोगों को मखाना की ओर जब रुख हुए तो आज की डेट में हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह बिहार के एक बदलती तस्वीर है और इस तस्वीर के सहारे जो आने वाला कल है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने शहर में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुगेरीगंज मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर से 1 लाख रुपए की नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए। खबर के मुताबिक बदमाश बुधवार की सुबह घर में घुसे और घर के लोगों को धमकाकर घर की अलमारी में रखे जेवर और नकदी की लूट की है। पीड़ित परिवार दहशत में है। परिजनों ने पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नालंदा जिले के सौरे गांव में काला गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गांव के में पहले काले धान का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अब काले गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है। काले गेहूं से बने आटे को पैक कर उसे बाजार में उतारने की तैयारी और इससे स्थानीय किसानों को अधिक कमाई की उम्मीद है। काला गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड के सौरे में, जहां आप देख सकते हैं कि जो चावल है और गेहूं, एक काले चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर आप दिखा दें कि जो ये गेहूं है और ये गेहूं काले यह है और यहाँ पर काली चावल और गेहूं जो है धान दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। और यहाँ पर है जो काले गेहूं का आटा पिसाई कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, तो कई काले धान का जो चावल है उसे बनाकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो बीमारी बढ़ रही है उससे मुक्ति पाने के लिए काले चावल और काले धान का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है जो ये आटा है, ये काली जो गेहूं है उससे पिसाई कर पैकिंग किया गया और मार्केट में उतारने की काम शुरू कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीमारियों पर मुक्ति पाने के लिए इन लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इस तरह का नालंदा में प्रयोग किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप लोग काले चावल और गेहूँ का उत्पादन। काले चावल का जो अभी मतलब यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है किसानों के द्वारा जो है, खास करके देसी जो अपना जो तकनीक है जिसमें बायो कंपोस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अपने किसानों को जो हम प्रेरित कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो हमारा डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए हमारे उत्पाद काफ़ी लाभदायक है। ये ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है क्योंकि हमारा डे टू डे का जो लाइफ है उसके बीच में ये कॉन्स्टिपेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का बहुत समाधान करता है। मैं काला धान भी उत्पादन कर चुका हूँ, अभी काला गेहूँ मेरे खेत में लगा हुआ है और मैं देसी गोवंश आधारित गोबर और गौमूत्र से इसका उत्पादन किया हूँ, जो और माने केमिकल ढंग से जो उपजा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर और बेनिफिट है क्योंकि हमें कोई कीटनाशक कुछ डालना नहीं पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, अन्य सभी बीमारियों में इस काले चावल और गेहूं के आटा खाने से काफ़ी फायदेमंद है और साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना इलाके में परबत्ता सिंह मार्केट में भीषण आग लग गई। आग ने करीब 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और इससे करीब 15 से 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। काजल स्टोर से आग की चिंगारी भड़की थी और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है।
तो खगड़िया से बड़ी खबर पर्वता सिंह मार्केट में आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में दहशत थी। इस आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किए गए और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। बेतिया के सिसवा बैरागी गांव में आग लगी और आग की चपेट में 7 घर आ गए और देर रात आग लगी थी और लाखों का नुकसान यहां हुआ है। दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने ही आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इन वजहों का पता नहीं चल पाया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।